सभी को नमस्कार दोस्तों। इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर फेस्ट की सीरीज में आज ये लास्ट चैप्टर है, ये 10वां चैप्टर है और ये हमने सिलेबस पूरा करा दिया है। इसमें एक टॉपिक है गरीबी, गरीबी और विकासात्मक विषय। वो टॉपिक हम करेंगे। जीएस 2 के अंदर भी गरीबी का एक टॉपिक है, गरीबी भूख, वहाँ पर एक टॉपिक देखना विकास के विषय। उन दोनों को हम साथ करेंगे जीएस 2 के साथ में। तो इसका मतलब क्या है, जीएस फेस्ट में जो सोसाइटी है वो आज हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको फ्री में चाहिए ये जितने भी नोट्स हैं, तो ये नोट्स वीडियो देख के अपने नोट्स बना लीजिए। और आपको पीडीएफ चाहिए, सिंगल पीडीएफ इनके नोट्स की, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अपनी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर आपको आज ये पीडीएफ पूरी फुल जो पीडीएफ है, जितने भी नोट्स अब तक सोसाइटी में हमने बनाए हैं, उसका आपको एक ही जगह मिल जाएगा। 25-30 रुपये उसका प्राइस है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, सर ये 25 रुपये क्यों ले रहे हो, क्योंकि यार जब तक छोटा मोटा प्राइस नहीं रखते ना तो चैनल को ग्रो कैसे करेंगे, या चैनल के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको मैंने कई बार बताया कि अभी अपने को एक डिजिटल स्टूडियो पर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अच्छे मतलब क्या चाहिए, एक डिजिटल बोर्ड चाहिए जिसमें अच्छे से मैं आपको पढ़ा पाऊँ। तो ये सब पॉसिबल तभी हो पाएगा। तो इतना रखा है कि किसी के ऊपर बोझ ना रखें, मतलब ऐसा खर्चा है कि आपका एक चाय का खर्चा है, एक दिन चाय नहीं पियोगे तो आप ये पीडीएफ आप खरीद सकते हो। बाकी आप मर्जी, आप नेगेटिव कमेंट करो पॉजिटिव करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आप सपोर्ट करना चाहते हो तो अपनी पीडीएफ आप आराम से वेबसाइट से खरीद सकते हो, नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। अब इस टॉपिक की एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ, इस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे आएंगे। चाहे आप ट्रेडिशनल स्टैटिक पार्ट कितना ही पढ़ लेना, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो नए क्वेश्चन आएंगे। नए क्वेश्चन किस प्रकार के, जो मुद्दे चर्चा में रहते हैं, महिलाओं के जैसे मुद्दे चर्चा में रहते हैं कि जैसे वर्तमान में जो इकोनॉमी चल रही है उसमें महिलाओं के कौन से मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे रोजगार के मुद्दे हैं, ठीक है, कि रोजगार में महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी है, जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है वो मुद्दे हो गई। यानी कुल मिला के बात यह है कि आपको इस टॉपिक में क्या करना होगा, मेरे पढ़ाने के बाद में आपको करना पड़ेगा अपडेट, डेली अपडेट। मतलब जो भी आर्टिकल आते हैं, जो भी जैसे महिलाओं को लेकर कोई कानून बना है, महिलाओं को लेकर कोई कमेटी बैठी है, या कोई नई डाटा निकल कर आए हैं, वो आपको इसमें अपडेट करने पड़ेंगे। तो ये मतलब सत्य है कि जो मेंस के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन आते हैं कि करंट अफेयर में कोई चीज़ें चर्चा में रहती है तो उसको लेकर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में भी मुझे पता है कि जो पहले के क्वेश्चन आए वो उतने सोल्व नहीं हो पाते हैं। इसलिए नहीं सोल्व हो पाते हैं कि ये क्वेश्चन पुराने समय में आए हुए हैं। अभी लेटेस्ट समय में क्या चल रहा है, जैसे अभी इकोनॉमी को लेकर मैंने अभी बात की आपसे कि रोजगारों को लेकर या महिलाओं की जो हिंसा के मुद्दे हैं, एनसीआरबी के कोई डाटा है उसको लेकर क्वेश्चन बनेगा, तो उस बात का ध्यान रखना। और महिलाओं के संगठन, जैसे वर्तमान में कौन कौन से महिलाओं के संगठन चल रहे हैं, बहुत सारे रोजगार के भी हैं, ये एनजीओ भी हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बहुत सारे अलग अलग राज्यों के मॉडल है, वो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आए कि एक क्वेश्चन जैसे भारत में महिलाओं के समक्ष समय व स्थान से संबंधित निरंतर चुनौतियाँ क्या क्या है। देखो इस क्वेश्चन की थीम समझते हैं एक बार, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। यदि आपने नॉर्मली भी पढ़ रखा है, महिलाओं के मुद्दों को थोड़ा बहुत भी आप समझते हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो इस क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है, भारत में महिलाओं, ठीक है, भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान। देखो समय और स्थान का यहाँ पे मतलब होता है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि स्थान का मतलब क्या है। जैसे भारत की यदि हम तुलना करें, जैसे इंडिया का मैप देखें, तो इसकी हम तुलना कैसे कर सकते हैं स्थान के हिसाब से, उत्तर और दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट, या जो भी आपके पास डाटा है, विशेषकर उत्तर दक्षिण की डाटा ले लो आप, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या है, अलग अलग आपको एंगल से इनके विशेषकर महिलाओं के मुद्दे मिलेंगे। समय और स्थान का मतलब क्या है, समय को आप ये दे सकते हो। अच्छा, स्थान में एक और कर सकते हो, स्थान में एक और चीज़ आ सकता है, ग्रामीण और शहर। मतलब इसको जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो ग्रामीण वर्सेस शहर में कर सकते हो कि ग्रामीण में महिलाओं की क्या समस्याएं, क्या चुनौतियां हैं, शहरों में महिलाओं की क्या चुनौतियां हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, उत्तर और दक्षिण, उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत, ऐसा भी देख सकते हो। इनकी तुलना कर सकते हो कि इनमें कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसको ऐसा कर सकते हो। समय का मतलब ये होता है कि जैसे हम इसको ऐसे ले सकते हैं एक टाइम पीरियड में, कि एक तो भारत में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में, वो वर्तमान में ऐसे कौन से मुद्दे हैं, कौन सी चुनौतियाँ हैं। समय में वर्तमान भी शामिल कर सकते हो और पहले वाले मुद्दे भी शामिल कर सकते हो। देखो ये कितना आसानी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो कभी भी टेंशन मत लेना। क्वेश्चन देखो कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा सा आपकी माइंड की क्षमता चेक करने के, थोड़े मेच्योरिटी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको हैंडल करने की आप एक क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें कोई ज़्यादा आपको मटेरियल नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर में ये चीज़ें पढ़ रहे हो। जैसे 2019 का क्वेश्चन है, तो उस समय भारत में कई आर्टिकल ऐसे आए होंगे महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे, चुनौतियों को लेकर, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल मिल जाता है। जैसे सबसे बड़ी भूमिका क्या निभाएगा, जैसे आप अपने नोट्स आजकल मैं टेलीग्राम पे या जो द हिंदू के नोट्स वीडियो जो बना रहा हूँ अपने यूट्यूब पर,
इनके अंदर मैं ऑलरेडी ये मुद्दे शामिल करता हूँ कि हाँ ये हमारे सिलेबस है और इस सिलेबस से जुड़ा हुआ कोई आर्टिकल आए तो मैं ऑलरेडी उसमें शामिल करता हूँ। और करंट अफेयर के नोट्स आप टेलीग्राम पर हमारे वाले देखोगे तो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे हमारे पास डाटा है, जैसे महिलाओं को लेकर जो भी हमें चाहिए, जितने भी डाटा चाहिए हमें, स्वास्थ्य के डाटा है, स्किल के डाटा है, रोजगार के डाटा है, ठीक है, वो सब ऑलरेडी रहते हैं, तो उनको लेकर भी आप तुलना कर सकते हो। अब जैसे आप इसमें क्वेश्चन है कि महिलाओं के समक्ष समय और स्थान की चुनौतियाँ क्या क्या है, ठीक है, तो चुनौती संबंधित आप उत्तर और दक्षिण के डाटा जरूर बताना कि उत्तर भारत में हम देखते हैं विशेषकर स्वास्थ्य या शिक्षा को लेकर काफ़ी पिछड़ापन है, दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। रोजगारों को लेकर उत्तर और दक्षिण में आपको अंतर देखने को मिलेगा, शहर और ग्रामीण में अंतर मिलेगा। ग्रामीण में अभी भी काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादिता है, महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, जबकि शहरों में ये हो गया, गाँव में स्वतंत्रता नहीं है और शहरों में ऐसा हो गया कि उनको नए मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहा है, तो आप इनको ये बता सकते हो। तो गांव और शहर को लेकर भी अलग अलग आप एंगल से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हैं, जैसे भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया, अपने विचार को प्रमाणित कीजिए। देखो इसमें आप पहले वाले आंदोलन भी ले सकते हो, आज़ादी से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन या 1970 के आसपास जो भी आंदोलन हुए महिलाओं के, ठीक है, उसमें निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दे, अब उनके कौन से मुद्दे उनको एड्रेस नहीं किए गए। ये बात सही है कि जैसे एक तो है महिलाओं को बहुत कम मौके मिले, या मतलब आप जानते हो जैसे शिक्षा किन महिलाओं को प्राप्त हुई, विशेषकर जो उच्च वर्ग है, आपने पहले भी देखा होगा, तो उच्च वर्ग या जिन लोगों को शिक्षा प्राप्त हुई है तो उनके परिवार में से लोग मतलब कहीं ना कहीं पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने किन को आंदोलन को ज़्यादा महत्व दिया, विशेषकर जो अच्छे, जो एक तरह से कह सकते हैं कि उनके समाज के आंदोलन उनको दे सकते हैं। या फिर आपके पास ऐसा कोई तर्क है कि ऐसा नहीं है, कि महिलाओं में केवल ऊपर वर्ग वाले आंदोलन को ही मतलब ज़्यादा महत्व दिया, आपके पास ऐसे डाटा हो, ऐसे मतलब एग्जाम्पल हो, तो आप ये बता सकते हो कि दूसरा पक्ष भी बता सकते हो कि निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं को भी संबोधित किया गया है, आप इन मुद्दों में बता सकते हो। आजकल आप जैसे आपने महिलाओं का चिपको आंदोलन देखा, या वर्तमान में जो मीटू आंदोलन है, या आपने देखा एक मतलब किसी भी अल्पसंख्यक धर्म है या कोई दूसरा धर्म है जिसमें सुधार की भावना आती है, तो उसके अंदर भी सभी महिलाओं को एड्रेस करके किया है। तो आप ये बता सकते हो कि ऐसी बात नहीं है, वर्तमान में जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें सभी जो स्तर या सभी वर्ग की जो महिलाएं उनके आंदोलन को एड्रेस किया गया है। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो इसको आप क्या कर सकते हो, अपने दोनों एंगल से लिख सकते हो, दोनों पक्ष या विपक्ष में लिख सकते हो, ठीक है। आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन में भाग के रूप में उठे थे। देखो जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री जब एनसीईआरटी पढ़ते हो या हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे आंदोलन आते हैं, जैसे आपने सती प्रथा से लेकर जो भी हमारे सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन हुए थे, विशेषकर महिलाओं को लेकर हुए थे, तो वो मुद्दे भी आपके इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये चैप्टर ऐसा है जिसमें कई सारी चीज़ें जुड़ेगी, जैसे आप 12th क्लास की सोशोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कोई पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो सबको मिला के फिर आपका ये मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो एक जगह इसका मटेरियल मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपका काम बन जाएगा। मैंने भी कोशिश की कि जो मैं बना सकता था नोट्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, बाकी करंट अफेयर की भी चीज़ें आती हैं। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिए, तो इसमें कुछ डाटा इंडेक्स हो तो आपके पास बहुत आसान हो जाता है। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है 2022, ये कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसकी यदि रिपोर्ट देखें तो इसमें भारत का जो रैंक है 135 स्थान है 146 देशों में। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ लैंगिक अंतर बहुत ज़्यादा है, मतलब जितने भी मुद्दे हम जांच करेंगे, चाहे सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, जैसे आपने देखा होगा संसद में महिलाओं की भागीदारी कितनी, लगभग 12% के आसपास है, शिक्षा के अंदर कितना पिछड़ापन है, रोजगारों में महिलाओं को कितना भागीदारी 20-22% है रोजगारों में। तो ये आपके पास डाटा होनी चाहिए बताने के लिए। तो कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर में हमें ये देखने को मिलेगा कहीं नहीं कि अपने देश में 50% आबादी महिलाओं की है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है उतनी, ठीक है। इसमें के साथ साथ में जो हम सोसाइटी हमने पढ़ी है, सोशोलॉजी भी पढ़ के आए हैं हम, तो उसके अंदर अलग अलग जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्था में महिलाओं की क्या स्थिति है। तो यदि हम जाति संरचना का अध्ययन करते हैं महिलाओं की, तो इसमें अलग अलग एंगल देखने को मिलेगा। एक तो ये है कि हर एक जाति के अंदर ये पितृसत्तात्मक काफ़ी हावी है, तो जब जहाँ जहाँ पितृसत्तात्मक हावी होती है तो वहाँ पे पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, महिलाओं को उतने अवसर नहीं मिलते हैं। तो ये तो हर एक समाज में देखने को मिलेगा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को उतने अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको शिक्षा, कौशल विकास, रोजगारों में उनकी स्थिति पुरुषों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है, ये आप बता सकते हो। तो इसका बड़ा रीजन क्या है, पितृसत्ता। इसके अलावा हम कुछ जातियों में एग्जाम्पल देखें कि जैसे उच्च वर्ग या उच्च जातियों में महिलाओं पर अधिक प्रतिबंध है, ये ऐसा क्यों किया गया था। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है कि महिलाओं को पैतृक जो संपत्ति, अचल संपत्ति, उससे वंचित करने के लिए, या जो सार्वजनिक या निर्णय प्रक्रिया है उससे दूर रखने के लिए महिलाओं को विशेषकर घरेलू कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। जैसे आज भी आप अपने आसपास देखोगे, अपने समाज को जानोगे, अपने गाँव, अपने शहर, तो आप ये देखना विशेषकर गाँवों में से देखने को मिलेगा कि जो उच्च वर्ग की जाति है उसमें महिलाओं पर अधिक ज़्यादा प्रतिबंध नजर आते हैं, जबकि जो जिनको हम निम्न वर्ग समझते हैं या वंचित वर्ग समझते हैं,
तो मतलब उनकी उनकी महिलाओं को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो महिलाएं कहाँ काम करती है, खेतों में काम करती है, दूसरे जो रोज़गार है उनमें काम करती है, पशुपालन के कार्य करती है। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी रहती है खेतों में घर से बाहर निकल कर कार्य करने का। तो आज़ादी के मामले में, इस मामले में जो वंचित निम्न वर्ग की महिलाएं, उनको अधिक स्वतंत्रता व समानता प्राप्त है। इसके अलावा अलग अलग जातियों में कार्यों को लेकर महिलाओं की अलग अलग स्थिति भी पाई जाती है। यदि वर्ग संरचना में देखें तो वही बात आ गई कि उच्च वर्ग में महिलाएं अधिकतर घरेलू कार्यों तक सीमित है, मध्यम व निम्न वर्ग की महिलाएं घरों से बाहर कार्य करती है। और यदि इसमें हम कुछ कार्य संरचना को देखें ग्रामीण और शहरी दृष्टिकोण से, तो आप ये जानोगे कि जैसे गाँव में अभी भी जाति आधारित मतलब काफ़ी है, अलग अलग जातियों में अलग अलग महिलाओं की जो कार्य की अपॉर्चुनिटी है या कार्य करने की शैली है वो अलग अलग पाई जाएगी। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है, शहरों में थोड़ी मतलब अधिक आज़ादी है, अधिक स्वतंत्रता उनको कार्य करने में। आजकल शहरों में काफ़ी बदलाव होने लगा है, हर एक जो सेक्टर उसमें महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही है। और कार्यों में विशेषकर हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वर्ग आधारित विभेद पाए जाते हैं गाँव में, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। और गाँव में महिलाओं के लिए रोज़गार की जो विविधता बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि मुख्य रूप से आप यदि काम देखोगे तो कृषि सेक्टर है या पशुपालन है या आजकल मनरेगा है, उसमें काफ़ी है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में मतलब एक तो शिक्षा के लिए अपॉर्चुनिटी उनके पास अच्छी है, उच्च शिक्षा या कौशल विकास के अच्छे उनके पास साधन उपलब्ध है, अपने खुद के रोजगार कर सकती है अलग अलग सेक्टर में। जो वाइट कॉलर जॉब है वो कर सकते हैं, या आजकल गवर्नमेंट सेवा में भी, चलो आजकल गाँव से भी मतलब लड़कियाँ निकल रही है। और श्रम भागीदारी में महिलाओं की वृद्धि देखने को मिली। लेकिन हाल ही में डाटाओं में ये देखने को मिला है कि ग्रामीण स्तर पर भी महिलाओं की जो श्रम भागीदारी उसमें कमी आई है। उसका कारण है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें फिर लड़कियां उच्च शिक्षा या उच्च रोजगार के लिए कार्य कर रही है। तो ऐसा भी डाटा कई बार देखने को मिलता है। और उच्च शिक्षित महिलाओं की श्रम भागीदारी में कमी, वही बात है कि श्रम भागीदारी में जैसे जैसे महिलाओं को मौका मिल रहा है स्किल प्राप्त करने का हायर एजुकेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्हें श्रम भागीदारी में कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा साथ में ये बात सत्य है कि जो परिवार की दोहरी जिम्मेदारी गाँव में देखें या शहरों में देखें, दोनों में समान पाई जाएगी। गाँव में भी महिलाएं मतलब खेत का काम करेगी, पशुपालन करेगी, फिर बच्चों का पालन पोषण है, खाना बनाना है। और वहीं शहरों में भी ये देखने को मिला है, चाहिए मतलब जैसे बड़े शहर हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है कि जैसे कोई महिला नौकरी करती है, दिन भर मतलब किसी ऑफिस में कार्य करती है, लेकिन शाम को आके उनको भी घर के कार्य, बच्चों के जो जिम्मेदारी वो संभालनी पड़ती है। तो दोहरी जिम्मेदारी दोनों जगह देखने को मिलती है। इसके अलावा महिलाओं के कार्य की प्रकृति और उनके प्रतिरूप को देखें तो इसमें ये एक पॉइंट देखने को मिलता है, कुछ डाटा देखने को मिलते हैं कि जैसे गृह आधारित उत्पादन और पारिवारिक खेतों में उनके अवैतनिक कार्य बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाओं की मतलब बहुत ज़्यादा इसमें एक बड़ा रेशियो है जिनके कार्यों को हमने जीडीपी में शामिल नहीं किया। जीडीपी में शामिल नहीं करने का कारण है कि उनके कार्य ऐसे है नहीं कि उनको हम गणना कर पाएँ, तो एक बड़ी समस्या वो आती है। लेकिन उनका कितना समय इस कार्य करने में जाता है, ऐसे बहुत सारे उत्पादक कार्य जाता है। जैसे इसमें 2011-12 में राष्ट्रीय नमूना जो सर्वेक्षण है उसमें गैर कामकाजी महिलाएं जैसे 90% घरेलू कार्य में संलग्न है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भी के द्वारा ये बताया जाता है कि भारत में महिलाएं प्रतिदिन 5 से 6 घंटे अवैतनिक घरेलू कार्य करती है, जबकि पुरुष 1 घंटे ऐसा कार्य करते हैं। तो ये कितना मतलब बड़ा कार्य है। इनको भी काफ़ी कई बार ऐसे चर्चा में रहता है कि जो कार्य हैं घरेलू कार्य हैं उनको भी जीडीपी में स्थान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो वैतनिक कार्य है, जैसे इसमें आईएमएफ का ये आपने कई बार सुना होगा, ऐसे आइडिया आपको लिखने चाहिए मेंस के एग्जाम में कि यदि भारत में पुरुषों के समान दर से महिलाओं की भी अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ती है तो भारत का जीडीपी में कितना प्रतिशत, 27% की वृद्धि हो सकती है। जैसे ये भी डाटा देखने को मिलता है कि 20 से 22% महिलाएं संगठित क्षेत्र में कार्य करती है, असंगठित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं। तो ये डाटा, नए डाटा अपडेट कर लेना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है कई बार। इसके अलावा कई मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं, जैसे उच्च शिक्षा व कौशल विकास के अवसरों में कमी रहती है। उसके कारण क्या होता है, वेतनिक कार्यों में फिर महिलाओं की भागीदारी कम होती है, उनको अवसर ही नहीं मिल पाता। इसके अलावा आय समानता होती है, जिनको अवसर मिलता है तो समान कार्य में समान वेतन में भेदभाव देखने को मिलता है। पुरुषों को अधिक वेतन मिलता है, महिलाओं को कम वेतन मिलता है। कई बार प्रकार के उनके भेदभाव, कार्यस्थल पर कई बार महिलाओं के साथ यौन हिंसा, भेदभाव और कई प्रकार की मतलब अलग अलग टाइप की हिंसा देखने को मिलती है। दोहरी जिम्मेदारियों का उनको काफ़ी बाहर होता है। ठीक है। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, कौन कौन से मुद्दे इसमें शामिल है। जैसे यदि महिला आंदोलन की बात करें तो महिलाओं के जो मुद्दे 19वीं शताब्दी से शुरू हो जाते हैं। मतलब आपने देखा अलग अलग इतिहास में जब हम देखते हैं, विशेषकर आधुनिक भारत में जब देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक आते हैं जिन्होंने महिलाओं के मुद्दों को एड्रेस किया है। विशेषकर उस समय आप देखते हो कि उस समय बहुत ज़्यादा बाल विवाह होता है, कन्या भ्रूण हत्या है या सती प्रथा की जैसी समस्या है, जिसमें विशेषकर पुरुषों द्वारा महिलाओं के मुद्दे को उठाना, इसमें राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ज्योतिबा फुले, इनके द्वारा एक बड़ा योगदान देखने को मिलता है। आप जब आधुनिक भारत की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपके सामने आएंगे, तो आपको उस समय ये भी ध्यान रखना है कि हाँ, ऐसे एग्जाम्पल मेरे सोसाइटी में भी काम आ सकते हैं, जहाँ पर एक सोसाइटी का हमारा सिलेबस है उसमें भी काम आ सकता है। इसलिए यूपीएससी का सिलेबस क्या है, थोड़ा इंटीग्रेटेड है,
एक दूसरे सब्जेक्ट की चीज़ें एक दूसरे सब्जेक्ट में काम आती रहती है, तो उनको थोड़ा नोटिस करना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। इसके अलावा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राजनीतिक व व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे महिला संगठनों की स्थापना होती है। 20वीं सदी की शुरुआत में स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं ने आंदोलन को आधार प्रदान किया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें आपको देकर बताने हैं कि हाँ, आपने आज़ादी के भारत में जब आप पढ़ते हो उसके अंदर आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आ जाएंगे सामने। और इसके अलावा आज़ादी के बाद में भी पितृसत्तात्मक चुनौती देने के लिए महिला हिंसा के विरुद्ध आंदोलन है, राजनीतिक निर्णय में महिलाओं की भागीदारी का आंदोलन है, पैतृक संपत्ति है। आज़ादी के बाद में आपने देखा हिंदू धर्म में सुधार के लिए ऐसे आंदोलन हुए। अभी हाल ही में जैसे मुस्लिम धर्म में जो भी सुधार हुए हैं, सामाजिक आर्थिक सुधार आप कह सकते हो जिनको, या विशेषकर महिलाओं को लेकर जो सुधार है उनको आप आराम से बेझिझक बता सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे ये होता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ता है, महिलाओं के समाज में जो एक समानता की बात आती है उससे बढ़ता है। वो लैंगिक समानता व न्याय आप बता सकते हो। हर एक धर्म हो चाहे हर एक वर्ग हो, उसमें यदि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, सुधार होता है, तो वो आप अपने एग्जाम्पल के तौर पर उसको बता सकते हो। आगे फिर भारत में महिला आंदोलन के विभिन्न आयाम, जिसमें जैसे औपनिवेशिक काल में हम देखें, जिस समय आप ये कह सकते हो 1850 से पहले या उसके दौरान की जो घटनाएं हैं, उसमें विशेषकर जैसे स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आंदोलन हेतु अपने यहाँ चेतना चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे, तो यहाँ विशेषकर जो महिलाओं के मुद्दों को उतना एड्रेस नहीं किया। ये बाद में जरूर जाके मतलब काफ़ी मुद्दों को एड्रेस करते हैं, जबकि पश्चिम में वहाँ पे क्या हो रहा था, महिला पुरुष समानता की बात चल रही थी, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में महिला भागीदारी की बात चल रही थी। इसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं 1850 के बाद में, तो यहाँ पे नारीवादी आंदोलन शुरू होते हैं, मतलब महिलाओं के मुद्दों को लेकर आंदोलन करना या जन जागरूकता करना। जैसे उच्च शिक्षित पुरुषों द्वारा या बाद में उच्च वर्ग की जो महिलाएं, शिक्षित महिलाएं, उन्होंने भी इन मुद्दों को उठाया, विशेषकर कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज आदि खिलाफ आंदोलन। और जब हम 20वीं सदी की शुरुआत की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे महिला संगठन का उत्थान होता है, विशेषकर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होती है। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जैसे आपने महात्मा गांधी के बहुत सारे आंदोलन में देखा, महिलाओं की उसमें भूमिका है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय की लड़ाई है, उसमें वामपंथी राजनीति से प्रेरित महिलाओं ने कृषि व श्रमिक आंदोलनों को आगे बढ़ाया, जैसे तेलंगाना संघर्ष आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो। इसके बाद में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल जब आएंगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आधुनिक भारत में या स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐड करने के लिए होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है। जैसे आप ये नोट्स मानोगे कि ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये आपको एक झूठा दिलासा होगा कि मैं ये बोलूँगा कि मेरे नोट्स बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि समय के साथ आप सीखोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, नया करंट अफेयर जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो अपडेट करोगे, आपके खुद के विचार डेवलप होंगे, तो उसी दिन आपकी चीज़ें आसानी से आगे बढ़ेगी। आज़ादी के बाद जैसे बुर्जुआ उदारवादी वर्ग महिला प्रतिनिधित्व का स्वागत करते हैं, मतलब अलग अलग वर्ग में अलग अलग दौर के अंदर अलग अलग आंदोलन आपको देखने मिलेंगे। 1960 के सत्तर के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे महिला आंदोलन ने जो हो रहे थे, उसने भारत में महिला आंदोलन को भी पुनरुत्थान प्रदान किया। विशेषकर आपने देखा होगा 1975 के बाद में, और 1970-80 के दशक में शहरी आधारित महिला समूह नारेबाजी आंदोलन। शहरों में देखो, ये बात देखो, ये आंदोलन कहाँ कहाँ शुरू होते हैं, आप इस बात को भी नोटिस करना कि समय के साथ जैसे जैसे महिलाओं में शिक्षा का प्रसार होता है, उन रोजगार का अवसर मिलते हैं उनको, वहाँ वहाँ ऐसे आंदोलन शुरू होते हैं। वर्तमान में बहुत सारे आपने देखे होंगे, जैसे मी टू आंदोलन आपने देखा, या मतलब बहुत सारे जो सुधार के आंदोलन आपने देखे होंगे। इसके अलावा जैसे महिला आंदोलन की हम बात करें कुछ, तो इसमें हम दो दृष्टिकोण से इसको देख सकते हैं। तो आज़ादी पूर्व है, आज़ादी पूर्व में जैसे पुरुषों के द्वारा कौन से आंदोलन चलाए गए, उसमें आपके पास 4-5 पॉइंट होने चाहिए लिखने के लिए। जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार में आप राजा राम मोहन राय का लिख सकते हो, 1828 में सती प्रथा के खिलाफ कानून, 1860 में प्रार्थना समाज द्वारा बाल विवाह, बहु विवाह प्रथा प्रतिबंध, आर्य समाज के द्वारा महिला शिक्षा, या महिलाओं के द्वारा कौन से आंदोलन, जिसमें आपको 2-4 नाम याद रहने चाहिए, जैसे सावित्रीबाई फुले द्वारा महिला शिक्षा के लिए कार्यक्रम, स्वर्ण कुमारी देवी द्वारा महिला सशक्तिकरण के, 1882 में रमाबाई सरस्वती द्वारा आर्य महिला समाज है, 1905 में भारतीय महिला परिषद की स्थापना है। ऐसे संगठन भी काम आएंगे आपके। 1917 में महिला श्रमिक आंदोलन है, अनसुईया साराभाई का नाम सुना होगा आपने, अहमदाबाद मिल में के दौरान बड़ी भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद में भी जैसे जब हमारा संविधान बनता है, ये बहुत पॉइंट है कि संवैधानिक प्रावधान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 19, 21, ये आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है। 1950 के दशक में आप जानते हो जैसे हिंदू धर्म में महिलाओं को लेकर अधिकार दिए गए। नियोजित विकास पर जैसे अपना पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, उसके अंदर भी महिलाओं के मुद्दों को एड्रेस किया गया है, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य। पंचायती राज में आपने देखा महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। 1970 के बाद में महिलाओं के मुद्दों को लेकर आधुनिक जो आंदोलन है, विशेषकर दहेज विरोधी आंदोलन है, नारीवादी आंदोलन, इनको बता सकते हो। रोजगार को लेकर जैसे स्वनियोजित महिला संगठन है, क्योंकि इसमें सिलेबस में लिखा है ना महिला संगठन, तो 4-5 महिला संगठन भी आपको पता होना चाहिए। महिलाओं हेतु कार्य सेवा गुजरात में कार्य करता है, ठीक है। और वनोन्मूलन पारिस्थितिक आंदोलन, चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, उसमें महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा जैसे बहुत सारे कानून भी बने, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 है। इनको पूरा डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। यदि कोई कानून में संशोधन हुआ है, नए प्रावधान उसमें जुड़े हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है,
विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, राष्ट्रीय महिला आयोग 1991 है, वो बता सकते हो। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण सुधार के लिए कौन सी पहले, 2-4 पहले याद रखो। जैसे कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं का एक कानून बना 2013 का, ठीक है, ये देख लेना। इसके अलावा महिला उद्यमिता रोजगार के लिए क्या 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 है, मुद्रा बैंक, स्टैंड अप इंडिया, महिला ई हाट है, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम है, नई रोशनी क्या है, अल्पसंख्यक महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है, पीएम उज्ज्वला योजना एलपीजी वाली स्कीम है, सुकन्या समृद्धि स्कीम है, महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड है, सी बॉक्स पोर्टल ऑनलाइन शिकायत के लिए, ये आप बता सकते हो। तो ये चैप्टर इस प्रकार तैयार किया है। इसमें लगभग मुद्दे कवर किए गए, बाकी मैंने आपको पहले बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें आपको भी करनी पड़ेगी, केवल ये नहीं कि इससे चल जाएगा काम, क्योंकि ये जो सिलेबस है महिला वाला, इसमें काफ़ी बड़ी चीज़ें आती हैं जो आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें जुड़ जाएगी। तो कमेंट करके बताना ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। आज ये सीरीज़ एंड हो गई है, और जो पीडीएफ है, सिंगल पीडीएफ आपको चाहिए अब, तो वो आप हमारी वेबसाइट से देख लेना। मैं लिंक टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।